हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में पेज नंबर 216 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर आप चैनल पे अभी भी नए आए हैं, यूट्यूब ने वीडियो आपको रिकमेंड किया है या गलती से आपको ये वीडियो मिल गया है कहीं से, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लास 10th का पूरा सिलेबस, ठीक है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे हमने अपलोड किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। और खास बात ये इस चैनल के बारे में बच्चों कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बिल्कुल सही आपने सुना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, मैं आपको बता दूं। सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी आपके प्रैक्टिस के लिए लगा के रखा है। बहुत ही खूबसूरत बुक है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस यहाँ पे छुपे रहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मैं पूरा ही यहाँ पे सॉल्व करा चुका हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, ठीक है बच्चों। कहाँ मिलेंगे ये लिंक? पिंड कमेंट चेक करिए। पिंड कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा होगा उसको पिंड कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए ना, पूरा सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर्स को पढ़ाया यानी कि वहाँ से क्लास करनी है आपको। नीचे जो लिंक मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे, और सबसे नीचे जो लिंक मिलेंगे वहाँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिंक मिलेंगे। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 से चाहिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले लिंक पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपको ओपन होकर आ जाएगा। नीचे से पता चल जाएगा, पिन कमेंट चेक करिए, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर चैप्टर नहीं मिल रहा है, सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कहाँ से पढ़ें, प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को व्हाट्सएप करो 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। जो भी चैप्टर का आपको नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। जो बच्चे नए हैं ना, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और पुराने बच्चों को सब कुछ पता है एकदम स्मूथली कैसे चल रहा है मस्त चैनल पे अपने, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप प्लेलिस्ट पार्ट 1 से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर अगर आपने चैप्टर भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, तब भी हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चन वाइज ही समझाते हुए हम चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, व्हाट इज द हाईएस्ट and what is the lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। अब ध्यान से समझिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे। वो कह रहा है ऐसे पढ़ो, आप पार्ट ए को पढ़ो पे, व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। कह रहा है कि हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस तुम कितना बना सकते हो। टोटल का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द highest equivalent resistance that can be secured by the combination of 4 coils resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm। इसका मतलब ये देखिए, आपको 4 coils दी हुई हैं जिनके रेजिस्टेंस ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, 4 8 12 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। तो इससे हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम कितना गेन कर सकते हैं? तो जवाब है कि आप कॉइल्स को सीरीज में लगा दीजिए। हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कॉइल्स को या अगर हम दिए गए रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस या फिर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, सही है ना, डिक्रीज कर जाता है। और हो कितना जाता है? तो जवाब है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस दिए होते हैं उसमें से जो सबसे छोटा वाला होता है, आंसर उससे भी छोटा आता है। यानी कि जब हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो 4 8 12 और 24 में सबसे छोटा कौन सा है? 4 ओम। तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना तो 4 से भी कम आएगा आंसर, जो कि इन्होंने पार्ट बी में आपसे पूछा है। पढ़िए, व्हाट इज द लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब क्या? जो सबसे कम पॉसिबल हो। सबसे कम कैसे पॉसिबल होगा? जब हम इन सबको कैसे कनेक्ट करेंगे? इन सबको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो बस यही सिंपल सा आंसर है। आइए करते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट ए, कुछ नहीं करना है। वी विल गेट द हाईएस्ट रेजिस्टेंस व्हेन वी विल कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये सब आप लिख लीजिएगा, ये सब मैं नहीं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। तो रेजिस्टेंस हाईएस्ट इज गिवन बाय सिंपली, ये सारे रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। ये 4 ओम 8 ओम, ठीक है ना, 12 ओम और ये हो गया आपका 24 ओम, ठीक है। यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स लगा के दिखा दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की भी जरूरत इसमें है नहीं, यहाँ पे की लगा दी, ये करंट ऐसे जाएगा। करंट हर एक रेजिस्टेंस में से होके जा रहा है। जब हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है तो वो सीरीज में होते हैं, चेक कर लीजिए। तो ये आपका सीरीज में, ठीक है, सिंपल सा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऐड कर देना है ना सिंपली, 4 + 8 + 12 + 24, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 + 4 कितना हो गया? 12 12 + 12 कितना हो गया? 24 24 + 24 कितना हो गया? 48 ओम्स, ठीक है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना पॉसिबल है? 48 ओम। कैसे पॉसिबल है? जब सभी रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया है, सही है। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, पार्ट बी का कह रहा है कि द लोएस्ट, अब हमको लोएस्ट गेन करना है तो हमको क्या करना होगा? ये सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना होगा। तो लगा देते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, फिर ये आपका सेकंड है
और ये आपका थर्ड है और ये आपका ऐसे ये फोर्थ है। सबको क्या किया हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं आपको पता है, सभी रेजिस्टेंस के एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सभी के एक एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो बच्चों देखिए नीचे तो जगह नहीं है, तो मैं बैटरी या फिर सेल आप कुछ भी बोल दें उनको, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज सोर्स को ऐसे। ठीक है, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, आई करंट इसमें से ड्रॉन करेंगे ये सारे रेजिस्टेंस मिलके, और कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दिए हैं। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, आर लोएस्ट से। किससे, आर लोएस्ट से, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन, भाई पैरेलल में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो 1 अपॉन R और यहाँ हम क्या लिख देंगे, लोएस्ट, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो लोएस्ट होगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1। R1 कितना था, 4 ओम प्लस 1 अपॉन R2। R2 कितना है, 8 ओम प्लस 1 अपॉन R3। R3 कितना है, 12 ओम प्लस 1 अपॉन 24। करेक्ट, सॉल्व करते हैं तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन R लोएस्ट इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 4, 8, 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, मेरे ख्याल से 24 ही आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब 24 को डिवाइड करिए किससे, 4 से। 4 6 24 होता है, 6 आएगा तो 6 1 जा 6, और प्लस 24 को डिवाइड करिए 8 से, कितना आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, प्लस 24 को डिवाइड करिए 12 से, कितना आएगा 2, 2 इंटू 1 2, और प्लस 24 को 24 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, 1 इंटू 1 1, ये तो सभी को आता होगा। ठीक है, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए, 11, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। तो यहाँ से हो गया आपके पास 12 और डिवाइडेड बाय 24। कोई डाउट है बताइए, अब यहाँ से कैंसिल करिए, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो कितना आ गया 1/2। करेक्ट, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने 1 अपॉन आर लोएस्ट निकाला है अभी। यहाँ पे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ध्यान से चेक करिए, 1 अपॉन आर लोएस्ट यानी कि लोएस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आ गया बोलिए, 1/2। अब क्या करोगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल करोगे, है ना। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पे r अपॉन 1 कितना हो जाएगा, r यानी कि r लोएस्ट इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में रेसिप्रोकल किया तो राइट में भी कर दीजिए, 2 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो जो लोएस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल है इन सारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से वो कितना है 2 ओम। तो पार्ट बी का आंसर कितना है 2 ओम। ओके, कर लीजिए। पेज नंबर 218 क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, कह रहा है कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। अब देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर बच्चों आप लोगों ने कभी देखा है, ठीक है ना। ओके, उसमें जो कॉर्ड होता है, ठीक है, थोड़ी देर ये कैमरे की लाइट बंद होगी, कॉर्ड हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके से कॉर्ड होता है, ठीक है, 3 पिन होता है वहाँ पर, यहाँ पर तो ओनली 2 पिन है, 3 पिन होता है अर्थिंग के लिए। बहरहाल वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, सब क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो कॉर्ड होता है, ठीक है, अब ये कॉर्ड ऐसे करके यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि जो कॉर्ड है, जो तार है, इसमें से आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता होगा और एंटर करता होगा कहाँ, नेगेटिव में। बहरहाल वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात है। आप ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये कह रहा है कि कॉर्ड, देखिए पढ़िए जरा, कह रहा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो। ये कॉर्ड क्यों नहीं ग्लो करता है, ग्लो का मतलब चमकता क्यों नहीं है, इतना गर्म क्यों नहीं हो जाता है कि ये चमकने लगे, गर्म होकर ग्लो करने लगे। सही है ना, सही बात है। और जब अगर ये ग्लो करके चमकने लगेगा, सबसे पहले तो हीट की वजह से इसका जो प्लास्टिक है ऊपर से इंसुलेटर ये मेल्ट हो जाएगा, और अंदर से जो भी आपको यहाँ पर कॉर्ड में जो भी वायर लगा हुआ है जिस भी मेटल का, तो वो ग्लो क्यों नहीं करता। ये कह रहे हैं कि रेड हॉट होके वो ग्लो करने लगे। पर आप देखते हो जब आप हीटर को लगाते हो तो अंदर हीटर में जो कॉइल लगी होती है वो रेड हॉट हो जाती है, वो ग्लो करने लगती है। कह रहा कारण बताइए, ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कारण। ओके, तो इसको कारण को देखने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये एक हीटर बच्चों हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हीटर कुछ इस तरीके का, यहाँ से ये आया आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये देखिए, ये अंदर जो हमने ऐसा बनाया हुआ है ना, ये क्या है आपका बताइए, ये आपका कॉइल है। अंदर क्या है, ये कॉइल है, और बाहर से ये वायर आ रही है। अब ये जो वायर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कॉर्ड आ रही है बाहर से, कॉर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्ड बोल दो, वायर बोल दो, ठीक है। ये जो कॉर्ड है ये प्योर मेटल की बनी होती है, किसकी, प्योर मेटल की बनी होती है, ठीक है ना। और कॉइल जो होता है स्टूडेंट्स, कॉइल बना होता है किसी हीटिंग एलिमेंट का, जैसे कि किसी एलॉय का, जैसे कि नाइक्रोम का बना होगा, ठीक है। ये बना होता है आपका, मान लीजिए किसी एलॉय का, जैसे कि नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, नाइक्रोम जो कि क्या है, एक
एलॉय है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, एलॉय क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को होमोजेनियसली मिक्स कर दिया जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। कभी कभी मेटल नॉन मेटल को भी मिक्स किया जाता है, बट इस केस में नाइक्रोम देखिए, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन को जब आपस में मेल्ट किया जाता है पहले इनको हाई टेम्परेचर पे, और अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया जाता है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो जो सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर आपको कुछ भी मिलेगा, एक सब्सटेंस सॉलिड, उसी को हम नाइक्रोम बोलते हैं। एलॉय हम लोग इसलिए बनाते हैं स्टूडेंट्स, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसलिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन लोहा जो होता है, जैसे गेट वगैरह बनाते हो, तो आयरन से अगर आप आयरन का कोई आर्टिकल बनाते हो, आयरन का कोई सामान बनाते हो, तो उसमें कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, आयरन को मेल्ट करके थोड़ा सा कार्बन डाल देते हैं। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, आयरन क्या है, मेटल, ठीक है। दोनों को मिक्स करके छोड़ देते हैं, तो स्टील बन जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है, वो खराब नहीं होगा कभी। तो इसलिए एलॉय बनाना हमारे लिए मजबूरी हो गई, तो हमने नई खोज करी एलॉय बनाना। या तो बहुत सारे मेटल्स को, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बना देते हैं, या तो मेटल और नॉन मेटल को मिला के एलॉय बना देते हैं, ठीक है। होमोजेनियसली मिक्स करना होता है उसे हमें, बहरहाल वो सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से एलॉय बन के तैयार हो जाते हैं, और एलॉय की अपनी कुछ खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इसलिए हमने उनको बनाया ही। जैसे कि आइए इधर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कॉर्ड है आपकी बाजार से जो आप खरीद के लाए हो हीटर, तो ये जो कॉर्ड है मान लीजिए वो कॉपर की बनी है, प्योर मेटल है, और वो मेटल कौन सा है, मान लीजिए कॉपर है, ठीक। और यहाँ पर जो कॉइल है, जो हीटिंग एलिमेंट है, वो क्या है आपका, नाइक्रोम है मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, आपको क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका, यहां पे लिखते हैं, देखिए R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ। R क्या होता है बताइए, रेजिस्टेंस लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। R क्या होता है बताइए, रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है। एल क्या होता है, ये तो सबको पता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, और ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ध्यान से चेक करिए, ये एक कॉपर का हमने 1 यूनिट लेंथ का वायर लिया, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, 1 यूनिट है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 यूनिट। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कोई सब्जी जैसे भिंडी है ना, उसको ऐसा लेके ऐसे काटो, तो यहाँ पे जो एरिया दिखेगा सर्कुलर, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझो आप, ठीक है। तो ये देखिए, ये है नाइक्रोम का और ये है कॉपर का। क्या खासियत है, दोनों की लेंथ सेम है, चेक कर लो, दोनों का लेंथ सेम है। सपोज 1 यूनिट है, कितना है, 1 यूनिट। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम है, सपोज कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, एल की जगह 1 रखो, ए की जगह 1 रखो, आंसर क्या आएगा, एल की जगह 1 रखो, ए की जगह 1 रखो, सोचो ना, 1/1 कितना हो जाएगा, 1, और रो इंटू 1 कितना हो जाएगा, रो, यानी कि आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो। आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो। कब किया ऐसा, कब हुआ ऐसा, जब एल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा और ए इज इक्वल्स टू 1 यूनिट रखा। तो हमने क्या किया, हमने लैब में प्योर मेटल कॉपर को लिया, और प्योर मेटल और हमने नाइक्रोम को लिया, दोनों का 1 यूनिट लेंथ लिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट लेके हमने जब चेक किया इस फॉर्मूला में, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो क्या था, तो जवाब है इसका वही, इसका क्या था, रेजिस्टेंस था। कैसे निकाला होगा, सुनो, इसके क्रॉस एक वी लगा दिया होगा, ठीक है। वी का मतलब इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी होगी, वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी इसके क्रॉस लगाई, तो दोनों का वी क्या है, सेम है। अब दोनों में हमने क्या चेक कर लिया होगा, करंट चेक कर लिया होगा। किससे चेक किया होगा, एमीटर से करंट चेक कर लो, करंट पता चल गया, यानी कि आई पता चल गया, वी दोनों में तुमने सेम लगाया हुआ है, सही है। तो आपको यहां से क्या पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू आई आर से, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई करके दोनों का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। जो दोनों का रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया वही उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो जब 1 यूनिट लेंथ लेके और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेके रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो जो रेजिस्टेंस आता है वही रेजिस्टिविटी होती है। अब रेजिस्टिविटी हमने नोट कर ली, जब नोट करी तो ध्यान से चेक करिए, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी आई, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी कितनी निकल के आई, 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। बच्चों दोनों को ध्यान से चेक करिए, दोनों में से बड़ा कौन है, किसकी रेजिस्टिविटी बड़ी है, नाइक्रोम की, चेक कर लीजिए, क्योंकि 10⁻⁸ तो दोनों में कॉमन है, तो 10⁻⁸ को मत देखो, आप आगे वाले नंबर को देखो, 10⁻⁸ के आगे 1.69 है और 10⁻⁸ के आगे 110 है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब जिस भी सब्सटेंस का या जिस भी मटेरियल का बच्चों रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब उसमें से करंट जाएगा, करंट जाने का मतलब क्या है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, करंट जाने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए जरा ध्यान से चेक करिए, यहाँ से जब करंट चलना शुरू करेगा, सभी को पता है कि करंट आपका कहाँ से कहाँ चलेगा, पॉजिटिव से
नेगेटिव। तो यहाँ से करंट ऐसे करके आई करंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब करंट के जस्ट ऑपोजिट कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव से कहाँ जा रहे होंगे, ऐसा पॉजिटिव की तरफ। तो ये करंट जब ऐसे जा रहा होगा का मतलब है कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, उसके जस्ट ऑपोजिट करंट चलता है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान से चेक करो, ये आप बस सिंपल इतना बोलो कि करंट चल रहा है, आप समझ जाएगा इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट। तो जब ये करंट चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेगा, ध्यान से चेक करिए, जब तक इलेक्ट्रॉन इस कॉपर वायर में से गुजरेगा ना, वहां से जब पास कर रहा होगा तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस तो बहुत लो है। चेक करो ना, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत लो है, तब तो रेजिस्टेंस का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर में से जाता है तो मटेरियल में मौजूद एटम्स या आयन से टक्कर करता है, कोलिजन करता है। अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टक्कर करेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा इस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है, वो सही है, प्रॉब्लम करता है, इलेक्ट्रॉन को चलने को प्रॉब्लम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को चलने को प्रॉब्लम करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं चल पाएंगे। अच्छे से नहीं चल पाने का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएंगे, उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस अगर हाई हो गया तो करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। और रेजिस्टेंस अगर लो है, रेजिस्टेंस लो होने का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस लो होने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन वहां से पास कर रहा है उस सब्सटेंस में से तो ज्यादा कोलिजन महसूस नहीं कर रहा है, ज्यादा टक्कर महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें मतलब रेजिस्टेंस लो है तो करंट कैसा हो जाएगा, हाई, सही है। अब ध्यान चेक करो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। तो जहाँ रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ टक्कर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की मटेरियल में जो अंदर एटम्स और आयंस जो भी मौजूद हैं उन पार्टिकल्स से। और जब टक्कर ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आया है पीछे से, वोल्टेज सोर्स ही तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है ना, चलाता है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसा चल रहे हैं इसमें, मतलब जब भी करंट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर कौन से पार्ट से निकलेगा, हाई रेजिस्टेंस वाले पार्ट से निकलेगा, ज्यादा टक्कर खाएगा। इलेक्ट्रॉन जब चल के आ रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन जब चल के आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज कर देगा, हीट के फॉर्म में। क्यों, जब टकराएगा तो एनर्जी लूज करेगा ना, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आपको दिखेगी, हीट के फॉर्म में। अब मुझे बताइए ज्यादा टक्कर कहाँ होगी, तो जवाब है नाइक्रोम में ज्यादा टक्कर होगी, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ज्यादा टक्कर ज्यादा कोलिजन महसूस करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ, नाइक्रोम की वायर में। करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कहाँ महसूस करेगा, नाइक्रोम की वायर में, या नाइक्रोम का जो कॉइल है उसमें, हम बोल सकते हैं नाइक्रोम वाला जो मटेरियल है उसमें। तो ज्यादा हीट कौन होगा बताइए, नाइक्रोम। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए कि वही करंट जब कॉपर में से निकल रहा है बच्चों, तो कॉपर का रेजिस्टेंस तो क्या है, नेग्लेजिबल है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। थोड़ी बहुत हीट निकलती है और वो रेडिएट हो जाती है, वो कॉर्ड में से रेडिएट हो जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तार आप टच करते हो बाहर से ना, प्लास्टिक वाला पोर्शन उसका बाहर से इंसुलेटर, आपको गर्म नहीं लगता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लेके निकल जा रहा है, टक्कर ही नहीं खा रहा है ज़्यादा किसी भी एटम या आयन से। तो जब उसका कोलिजन ही नहीं हो रहा है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट में क्यों चेंज करेगा। समझ में आई बात, ये चीज़ है। इसी चीज़ को आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, H इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है आपने क्लास में, I स्क्वायर RT, जहाँ पर I क्या है बच्चों, करंट, R क्या है बोलिए, रेजिस्टेंस, और T क्या है, टाइम। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, आपने हीटर से कुछ काम लेना है, आपने स्विच ऑन कर दिया, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लो आपने 10 मिनट तक हीटर चलाया, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड्स हो गया है ना, 60 × 10 कर देंगे 60 सेकंड्स। 10 मिनट तक आपने, यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिनट हो गई, या 60 कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया, हाँ सॉरी 60 × 10 600 सेकंड, छोड़ो उससे मैटर नहीं है। ये जो टाइम है बच्चों, आपने 12 बजे हीटर ऑन किया, 12:10 तक हीटर चलता रहा, तो ध्यान से जरा चेक करिए, टाइम की वैल्यू तो सेम है, किसके लिए, कॉपर की वायर के लिए भी और नाइक्रोम की कॉइल के लिए भी टाइम की वैल्यू सेम है। दोनों के लिए सेम टाइम के लिए करंट चलता है दोनों में। जब स्विच ऑफ कर दोगे तो कॉपर में भी करंट नहीं जाएगी, नाइक्रोम में भी करंट नहीं जाएगी, यानी कि टाइम की वैल्यू तो दोनों के लिए क्या हो गई, सेम हो गई। जितनी देर के लिए कॉपर की वायर में करंट जाता है, क्योंकि करंट का तो रास्ता क्या है, कॉपर से होता हुआ, नाइक्रोम से होता हुआ ऐसा निकल जाएगा। करंट चलने का मतलब इलेक्ट्रॉन बेचारा ऐसे आएगा नेगेटिव से, ये ऐसे करके चला जाएगा। तो जितने समय के लिए वो नाइक्रोम में फ्लो करता है, उतने ही समय के लिए वो कॉपर में भी, यानी कि बच्चों टाइम तो हो गया कांस्टेंट दोनों के लिए, सही है। आई की वैल्यू चेक करिए, आई भी दोनों के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर कैसे कांस्टेंट हो गया, अरे भाई करंट कांस्टेंट हो गया। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जितने चार्ज यहां से आएंगे कॉपर में से उतने ही तो नाइक्रोम में से निकलेंगे, यानी कि दोनों के लिए करंट भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बच्चों अब ये जो हीट है ये किस पे डिपेंड करेगी, ओनली आर पे डिपेंड करेगी। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, केवल हीट डिपेंड कर रही है किस पे, आर पे, यानी कि रेजिस्टेंस पे। तो बच्चों H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और वो हीट होके रेड हॉट हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, बस यही चीज़ है। अब देख लीजिए आंसर आपको कैसे लिखना है।
ठीक, आंसर आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ एन एलॉय। जो हीटिंग एलिमेंट यहां पर अंदर लगा रहता है हीटर में, वो किससे बना रहता है? एलॉय से। जैसे कि एक एलॉय का एग्जांपल दे दिएगा स्टूडेंट्स, सच एज नाइक्रोम विच हैज द हाई रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। वेयर एज द कॉर्ड, ये जो वायर आई हुई है बाहर से कॉर्ड इज मेड ऑफ कॉपर मेटल। ज़्यादातर जो अच्छे कंपनी के जो आयरन वगैरह होते हैं उनकी जो कॉर्ड होती है वो कॉपर मेटल इज द वेरी गुड मेटल, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है ना। तो कॉर्ड इज मेड अप ऑफ कॉपर मेटल विच इज हैज़ वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, which is very very low resistance. Now the heating element of an electric heater is made of nichrome glows because it becomes red hot due to the large amount of heat produced on passing current because of high resistance. ठीक है, नाइक्रोम में से जब करंट पास करता है, कितना करंट? जितना करंट कॉपर में से पास करता है उतना ही नाइक्रोम में से पास करता है। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। मैंने आपको बताया ना भाई, रेजिस्टेंस अगर नाइक्रोम का ज्यादा है इसका मतलब उसमें से सेम इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, सेम टाइम में ही जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा टक्कर खा रहे हैं। सब ज्यादा टक्कर खाएंगे तो अपनी ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वहीं पे लूज कर देंगे और वो काइनेटिक एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम ये देखिए अपने हाथ को रगड़ते हैं तो ये गर्म हो गया ना कहीं ये दोनों की टक्कर हो रही है पार्टिकल्स की, तो जो वर्क डन है वो हीट में चेंज हो जा रहा है या एनर्जी हीट में चेंज हो जा रही है। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे भी चल रहा होगा बहरहाल। ठीक है, तो अब आपको आगे लिखना है क्या? ऑन द अदर हैंड द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो। ठीक है, कनेक्टिंग कॉर्ड जो है कॉपर की जो बनी हुई है वो ग्लो नहीं करती, वो नहीं चमकती, वो रेड हॉट नहीं होती है। वाई? बिकॉज नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस इन इट। उसमें हीट तो प्रोड्यूस होती है उस कॉर्ड में, लेकिन बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होती है। कॉर्ड है और उसमें बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि आपको छूने से पता नहीं चलेगा। उतनी हीट नहीं होती है कि आपको वो टच करने से उसका टेम्परेचर पता चले या आपका जो इंसुलेटर है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है ना, हीट तो वो भी होता होगा, बिकॉज 100% तो कोई भी आइडियल नहीं है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो कॉपर का भी होता ही है, बट बहुत कम रेजिस्टेंस है। तो आर का वैल्यू जब बहुत कम रख दोगे यहाँ पर तो हीट का भी वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। सही है, और आप इसको सोच भी सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कॉपर की तार में से निकल रहे होंगे तो ज़्यादा टक्कर नहीं करते होंगे कॉपर की तार में, क्योंकि है ना कॉपर में इतने इस टाइप के आयंस और ये सब मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ नहीं कि नहीं है? तो क्या होता होगा, जब ज़्यादा टक्कर नहीं होती होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज़ नहीं करते होंगे, बढ़िया चलते हुए चले जाते होंगे। जब काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर हीट के फॉर्म में, तो हीट कहाँ से प्रोड्यूस होगी? सही है, तो यही चीज़ है बस। ठीक है, तो नेग्लिजिबल हीट इज प्रोड्यूस इन इट बाय पासिंग द सेम करंट। देखिए लिखा हुआ है बाय पासिंग द सेम करंट, दोनों में करंट सेम है। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस किसका? कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। जैसे ही उन्होंने बोला हीट जनरेटेड, आपको तुरंत जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए जरा सॉल्यूशन में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताइए? फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, हीट को हम लोग कैपिटल एच से दिखाते थे, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। याद है आप लोगों को? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई को आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। अच्छा ठीक है, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए क्या सिचुएशन चल रही है उसको समझो। देखो आपके पास कोई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो जो रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट होता है उसमें से जब पास करता है तभी तो दूसरे एटम्स और आयन से टकराता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट में चेंज कर देता है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस तो आपके पास कहीं ना कहीं होगा सर्किट में। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बताइए? V इज इक्वल्स टू कितना है? 50, V का मतलब वोल्ट्स। ठीक है, 50 वोल्ट्स, करेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आई करंट निकल रही है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस आई करंट ड्रॉ ऑन कर रहा है यहाँ पर। अरे कोई हीटर वगैरह कुछ तो लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये करंट चलता है, कितने टाइम के लिए चलता है? टाइम की वैल्यू कितनी दी है, ध्यान से चेक करिए। टाइम की वैल्यू कितनी है? इन 1 आवर, ठीक है ना, टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 आवर, तो 1 आवर। अब बच्चों आप लोग को पता है कि टाइम की वैल्यू एसआई सिस्टम में हम आर या मिनट्स नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? सेकंड। तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। 1 आवर को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 1 आवर को पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए 1 × 60 हमने किया, तो अभी ये किस में आ गया? मिनट्स में, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो कितने हो गए हमारे पास? 60 मिनट्स। अब इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो 60 × 1 60 हो गया, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में आ जाएगा? सेकंड्स। वैसे भी आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो ये 3600 सेकंड्स के लिए टोटल चार्ज कितना चला? 96,000 कूलम चार्ज यहाँ पर चला है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया।
ओके, अब ध्यान से चेक करिए, थोड़ा सा महसूस करिए, क्या आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं? शुरू से ही बता रहा हूँ, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद है आप लोग को? 1 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं? बोलिए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होंगे? तो जवाब है 1 कूलम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने सारे कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यानी कि 96,000 कूलम चार्जेस को बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 96,000 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बस मैं आपको फील कराना चाहता था कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि 1 घंटे तक यानी कि 3600 सेकेंड तक इस रेजिस्टेंस में से ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। ये ऐसा जाते हैं बैटरी से, ये इतने सारे जो भी होंगे, इनका कैलकुलेशन नहीं करना, मैं तो बस फील करा रहा हूँ। इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट सेकंड गए, सेकंड गए, ये चल रहे लगातार। तो जब जब ये रेजिस्टेंस में से होकर गुजरते होंगे तो रेजिस्टेंस जिस भी मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल में कुछ ना कुछ एटम्स और आयंस होते होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन लगातार रगड़ते हुए, टक्कर खाता हुआ, ऐसा कोलिजन करता हुआ जाता है। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता होगा? हीट में। और यहाँ से आपको हीट रेडिएट होती हुई नजर आएगी, महसूस होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो इसी हीट का आपको कैलकुलेशन करना है, जिसका हम लोग ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, I²RT। अब देखिए बच्चों, I क्या होता था? वहाँ पर करंट होता था। क्या आपको कहीं क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि करंट तो आप लोगों को नहीं पता है। ठीक, क्या आपको रेजिस्टेंस पता है कहीं पर? नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं पता है। प्रॉब्लम ही होती चली आ रही है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस भी नहीं पता है। क्या आपको टाइम पता है? हाँ, टाइम हमको पता है, 3600 सेकेंड। तो आप पहला तरीका ये है कि आप देखो, करंट तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? I इज इक्वल्स टू Q/T। याद है आप लोगों को? करंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? I इज इक्वल्स टू व्हाट? Q/T। Q क्या होता है बताइए? अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से चेक कर लीजिए ना। करंट का डेफिनेशन क्या होता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो न्यूमरेटर में किसको रखना है? चार्जेस को। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, यानी कि इसको टाइम से हमको डिवाइड करना है। टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, टोटल चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो चलो I इज इक्वल्स टू Q/T। यहाँ से आपको I मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि Q क्या होता है? Q क्या होता है? टोटल चार्जेस। ठीक है, जो फ्लो कर रहे हैं सर्किट में। T क्या होता है बताइए? टाइम होता है। तो Q की जगह आपने टोटल चार्ज रख देना है। टोटल चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मत रख दीजिएगा, टोटल चार्ज को कूलॉम में ही रखा जाता है। हम तो आपको फील करा रहे थे बस कि 96,000 कूलॉम चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जवाब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल यहाँ से जाएगा, बड़ा छोटा पार्टिकल होता है, रेजिस्टेंस में से जाएगा, टक्कर वक्कर करेगा, तभी तो हीट वीट निकलेगी। ठीक है ना? ओके, तो Q की वैल्यू रखिए। चलिए फटाफट Q की वैल्यू रखिए। बोलिए कितनी Q की वैल्यू? 96,000 क्या? कूलॉम। ठीक है ना? डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी बताइए? 3600 सेकेंड्स। ठीक है ना? कूलॉम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर। यानी कि हमारा करंट किस में आ जाएगा? एम्पियर में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये 20 से 20 ऐसा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ से आ गया हमारे पास 960/36। ठीक है ना? इसको कैंसिल कर लीजिए। किससे कैंसिल होगा ये? 6 से। ठीक है, देखते हैं जरा। तो 6 6 जा 36। ठीक है, 6 1 जा 6, 3 जाएगा यहाँ पर, तो 6 6 जा 36 और यहाँ पे आ गया आपके पास 0। ठीक है ना? फिर ये किससे कैंसिल होगा? ये होगा 2 से। 2 3 जा 6, 2 8 जा और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 80/3। 80/3 क्या? कूलॉम पर सेकंड का मतलब एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो करंट कितना आ गया? 80/3। तो चलो करंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। करंट कितना आ गया बताइए? 80/3 एम्पियर करंट आ गया। अब आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है ना? तो या तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो, और अगर आपको नहीं निकालना है रेजिस्टेंस तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कैसे चेंज करें सर? तो ध्यान से चेक करो, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो यहाँ से आप एक काम करिए, आप R को गायब कर दीजिए इस फॉर्मूले में। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझो ना। देखो, एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से। मैं बताता हूँ, यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या आ जाएगा बताओ? V/I आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। V कितना दिया हुआ है बताइए? 50। और करंट अभी आपने निकाला है, कितना आया बताइए करंट? 80/3। ठीक है, इसको रख के जब आप सॉल्व करोगे तो I की जो I कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी आएगी। इस हिसाब से जो रेजिस्टेंस आपका आएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, 1.87 वोल्ट आएगा। कितना ओम आएगा? 1.87 ओम यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस हिसाब से? 1.87 ओम आपका आ जाएगा। आप ले जाके यहाँ पर रख दीजिएगा। आर की भी प्रॉब्लम दूर हो गई, सही है ना? और सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आई आप निकाल चुके हो, आर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। और टाइम की वैल्यू कितनी रखोगे? 3600। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल्स में आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था। अच्छा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है आपका, ये आपका फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड का रूट है आपका। सेकंड मेथड ये है कि इस फॉर्मूले में से आप रेजिस्टेंस ही गायब कर दीजिए। तो कैसे गायब करें, ध्यान से चेक करो। आई स्क्वायर लिखा है बच्चों, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आई इंटू आई, तो आई इंटू आई, सही है, और इंटू में आर तो लिखा ही हुआ है, और इंटू टी, ठीक है। अब ये देखिए, ये आई इंटू आर क्या बन जाएगा? आई इंटू आर की जगह, आई इंटू आर की जगह आप क्या रख सकते हो? वी इज इक्वल टू आई इंटू आर ही तो होता है, इसकी जगह आप वी रख सकते हो, और वी क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आई इंटू ये, आई इंटू आर की जगह आपने वी रख दिया, सही है। तो ध्यान से चेक करिए, फॉर्मूला आपका क्या बन गया? आई वी टी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? वी आई टी। तीनों मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख दो, वी इंटू आई इंटू टी, वी आई टी। अब आप चेक कर लीजिए, वी क्या है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 50 वोल्ट रख दिया, इंटू करंट किस में बताइए? एम्पियर में। आपने अभी भी निकाला है, कितना बोली? 80/3, और इंटू टाइम, टाइम आपका कितना आया है? 3600, सही है ना। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखिए, ये वाला पता है, ये वाला रास्ता बच्चों मैंने इसलिए नहीं अपनाया, इसमें पहले रेजिस्टेंस निकालो, वो पॉइंट में आ रहा है, लफड़ा हो रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे देखिए कैलकुलेशन हो जा रही है आपकी, है ना। 3 1 जा 3 और ऊपर हो गया 1200 आपका बच गया। बस अब इन सबको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 5 8 जा कितना हो जाएगा बताइए? 40। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या? 400, और इंटू में क्या बचा आपके पास? 1200। देखो कितना ईजी हो गया। 12 4 जा कितना होता है बताइए? 12 4 जा 48, ठीक है ना। तो यहाँ से होता है आपके पास 48 इंटू, ध्यान से चेक करिए, 1 2 3 4 0 बच गए। 4 0 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर 4। तो 4 0 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 4। कोई डाउट है बताइए? ओके, एक यहाँ से मेरे से गलती हो गई, सॉरी। 8 5 जा कितना होता है? 40, और 2 0 और लगाएंगे तो टोटल कितने 0 हो जाएंगे? 8 5 जा 40 हो गया, और 1 2 0 और लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 12 4 जा कितना हो गया? 48। अब कितने 0 बच गए चेक करिए? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। जितने 0 बच जाते हैं 10 में उतनी ही पावर हम लगा देते हैं। कोई डाउट है बताइए? तो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो आंसर आया है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में? नहीं। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है? वो कहती है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी चाहिए। यानी कि देखिए 48 लिखा हुआ है, तो 48 का क्या मतलब है? 48.0 है इसका मतलब, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे ले जाएंगे, और जब हम पॉइंट लेफ्ट में ले जाते हैं तो हम पावर में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और राइट में ले जाते हैं तो पावर में माइनस कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए आप लोग। तो हीट हो जाएगी यहाँ पर कितना? अभी पॉइंट कहीं नहीं, मतलब सबसे लास्ट में, तो इसको एक प्लेस लेफ्ट में ले जाओगे। जैसे एक प्लेस लेफ्ट में ले जाओगे, तो जितने प्लेस लेफ्ट में ले जाओगे, एक डिजिट छोड़ के हम लेफ्ट में ले गए, इसलिए 10 की पावर में 1 हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर क्या? 6। हमेशा ध्यान रखिएगा जूल्स, हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट रखना है। चेक करो, डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट रखना है। इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं फिजिक्स में, सही है। हम चाहते तो ऐसे भी छोड़ देते, 48 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, ये भी आंसर सही है, ठीक है, ये भी आंसर सही है। लेकिन हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, सही है। कोई डाउट है? अब ये जूल्स में आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ किस तरीके से जूल्स में आंसर आया हुआ है। H इज इक्वल्स टू VIT आपने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। वोल्ट का मतलब क्या होता है? याद करो, V इज इक्वल्स टू क्या होता था बताओ? W/Q होता था। W किस में लेते थे? वर्क, जूल में, और Q किस में होता था? कूलॉम में। तो आप लोगों ने क्या करना है? V की जगह क्या रखना है? V का यूनिट क्या रखना है? जूल पर कूलॉम। अब I करंट क्या होता था? ध्यान से करो, करंट Q/T यानी कि कूलॉम बाय सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड, और टाइम किस में? सेकेंड में। सेकेंड से सेकेंड कट जाता, और कूलॉम से कूलॉम, सॉरी कूलॉम के लिए आपको C लिखना चाहिए था, यहाँ C और यहाँ पर C, ठीक है ना। कूलॉम से कूलॉम कट जाता और आपका आंसर क्या बचता? जूल्स। तो जूल्स में ही तो आ रहा है, सही है। इस तरीके से, क्योंकि जब हमने सारी SI यूनिट्स रखी हैं, इसको वोल्ट्स में रखा है, इसको एम्पियर में रखा है, इसको सेकंड में, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हीट आएगी वो जूल्स में आएगी। तो 4.8 इंटू 10 पावर 6 इज द आंसर। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड्स। तो ध्यान से चेक करिए, ये कोई इलेक्ट्रिक आयरन होगा जिसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना बताइए? 20 ओम। तो आर का वैल्यू आपको गिवन है 20 ओम। यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स लगा होगा, ठीक है, यानी कि बैटरी या सेल वगैरह कुछ लगा होगा, और ध्यान से चेक करो, या कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 वोल्ट टेक्स अ करंट, करंट की वैल्यू दी हुई है ना। क्या आपको बैटरी का V पता है? कितने वोल्ट्स की बैटरी है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता है? नहीं पता है। तो V का वैल्यू नहीं पता, चेक करो, कहीं नहीं दिया हुआ है ना। और सपोज ये करंट कितना ड्रॉन करती है? I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। और कितने टाइम तक के लिए इसको ऑन रखा जाता है? 30 सेकंड्स के लिए। तो T इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑन। क्या ऑन तो कितनी देर के लिए भी रखा जाता होगा, लेकिन 30 सेकंड्स में वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी, ये आपको कितना हीट डेवलप करेगी ये आपको बताना है,
ठीक है ना। तो टाइम का वैल्यू कितना है 30 सेकेंड्स यहाँ पे हमारा टाइम का वैल्यू है। ओके, तो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H = I² RT, करेक्ट। भाई यहाँ से करंट चलेगा, करंट का चलने का मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जब वो रेजिस्टेंस में से निकलेंगे तो टक्कर वक्कर करेंगे तो अपना काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज कर देंगे, हीट में, सही है ना। वही हीट हमको महसूस होगी, तो उस हीट को आपको कैलकुलेट करना है कि कितना जूल हीट डेवलप होगी 30 सेकेंड्स में। ओके चलो, अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, हमको I पता है, R पता है, और क्या पता है हमें, T भी पता है हमें। तो बहुत सिंपल हो गया है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। हाँ चलो देखते हैं। तो H = I कितना है बताइए बच्चों, करंट कितना है 5 का क्या करना है स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 5 का क्या करना है स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा करंट को एम्पियर में लेना है, रेजिस्टेंस को ओम में लेना है, और टाइम को सेकंड में लेना है, ठीक है। सब SI यूनिट में लोगे तभी आपकी हीट किस में आएगी, जूल्स में आएगी, ठीक है। I का वैल्यू क्या रखना है 5 का क्या करना है स्क्वायर, इंटू R कितना है बताइए 20, रेजिस्टेंस कितना है 20, और टाइम कितना है आपका 30। सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 5 का स्क्वायर 5 × 2 10 मत कर देना, 5 5 से 25, 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5, ठीक है ना, यानी कि 25 इंटू, ठीक है 2 × 3 6, ये आ गया आपके पास 600, ठीक है ना। 25 × 6 बच्चों कितना होता है 125 होता है, ठीक है ना। सही मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, 150 होता है ना। 25 × 6 करोगे, क्योंकि 25 × 4 तो 100 होता है, और 25 × 2 और कर दो तो टोटल 150। 25 × 6 कितना हो गया 150 हो गया, और कितने जीरो लगेंगे 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, जवाब है नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कितना आया हम लोग का, बताइए 15,000 जूल्स आया है। अब ध्यान से चेक करो, इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा, यानी कि कहाँ लगा है सबसे लास्ट में, और पॉइंट हम कहाँ पे लेके आएंगे, ये यहाँ लेके आएंगे 1 और 5 के बीच में, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है, डेसिमल से जस्ट पहले ओनली सिंगल डिजिट होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये हो जाएगा क्या आपके पास 1.5000 इंटू 10⁻, अब ध्यान से चेक करो क्या पढ़ा है क्लास में, प्लस माइनस, यानी कि जब लेफ्ट में ले जाते हो जितने भी प्लेस, तो 10 की पावर में उतना हमको ऐड कर देना है, और राइट में ले जाओगे तो 10 की पावर में उतना माइनस कर देना है। तो देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, 4 प्लेस में ले गए हैं लेफ्ट में, तो क्या करेंगे 10 की पावर में 4 ऐड कर देंगे, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। बहुत बच्चे बोलेंगे हाँ तो हमें 10 की पावर दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, तो कहाँ ऐड किया आपने, अरे भाई 10 की पावर कुछ नहीं था, मतलब 10 की पावर 0 था। 10 की पावर 0 क्या होता है 1 तो आप सोच ही सकते हो ना कि मल्टीप्लिकेशन में 1 था, 1 का मतलब 10 की पावर 0 था, तो 10 की पावर 0 में 4 हमने ऐड कर दिया, तो 10 की पावर 4 हो गया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, सब कुछ क्लास में सिखाया हुआ है। अब ध्यान से जरा चेक करो बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे 1.5। अब देखो बच्चों, डेसिमल के बाद ये एक डिजिट है, ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं तो उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है, इनको हम हटा देंगे। तो 1.5 इंटू 10⁻4 क्या जूल्स। लेकिन अगर ऐसा होता 1.500 और लास्ट में कहीं 9 आ रहा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए, तब ये 0 को नहीं हटा सकते थे, तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ता, ठीक है ना। बहरहाल अभी ऐसा कुछ था नहीं, 0.5 के बाद 000 था, तो उसको हमने हटा दिया। तो आंसर इज व्हाट 1.5 इंटू 10⁻4 जूल्स। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पेज नंबर 220 पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वैसे तो इसका सीधे सीधे आंसर है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंस, आपने रट लिया और पहुंच गए एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन समझिए जरा, कह रहा व्हाट डिटरमाइन द रेट at which the energy is delivered by a current। ध्यान से समझिए, कह रहा what determine the rate at which energy is delivered by a current। सुनो, what determine, कौन डिटरमाइन करता है, कौन निश्चित करता है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है जो ये निश्चित कर दे, जो ये डिटरमाइन कर दे, जो ये बता दे आपको मैथमेटिकली कि कौन से रेट से एनर्जी डिलीवर्ड करी गई है, किसके द्वारा, करंट के द्वारा। करंट किस रेट से, किस रेट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर, रेट का मतलब समझते हो, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी डिलीवर्ड कर रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, कौन, करंट। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हुई है जो फिजिकल क्वांटिटी आपको ये बता दे, आपको डिटरमाइन करके दे दे, आपको मैथमेटिकली बता दे कि इलेक्ट्रिक करंट किस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड कर रहा है। तो जवाब है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर इस बात को बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट किस हिसाब से, किस रेट से एनर्जी को डिलीवर्ड कर रहा है। अब अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, आइए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए बच्चों पंप ले लीजिए आप, पंप घर में आप लोगों के पंप लगा होगा, टिल्लू पंप बोलते हैं जिसको, मॉर्निंग में चला देते हो आप, उससे पानी भरते हो। तो क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर बच्चों
ये देखिए प्लस और माइनस इसके निकले हुए हैं, ठीक है। ये ले जाके आपने इसके प्लग लगा दिए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई करी, करंट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर यूनिट टाइम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट एंटर करने का क्या मतलब है बताइए? इलेक्ट्रिक करंट एंटर करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के क्रॉस आपने क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है कि करंट कहाँ से कहाँ चलेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि क्लास में हमने बता रखा है, जब भी करंट फ्लो करेगा तो आप इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक। अब वो जो इलेक्ट्रॉन चले आ रहे हैं टुल्लू पंप में, आपके अंदर पंप की कुछ मशीनरी होती है, अंदर इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है, कुछ ना कुछ उसमें वाइंडिंग, कॉइल, मोटर वोटर जो भी लगा रहता है, ठीक है ना। तो बहरहाल तो वो मोटर वगैरह घूमना शुरू करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। तो वो मोटर क्यों घूमता है? हमने कुछ ऐसी इंजीनियरिंग उसमें लगा रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है ना, पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, उनकी जो एनर्जी होती है ना, उसी एनर्जी से हम किसको चलाते हैं? अपने पंप को, पंप का जो भी फंक्शन है उसको हम चलवाते हैं। हमने कुछ बना रखा है, ऐसा मैकेनिक्स हमने कुछ बना रखा है। मोटर वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा शायद, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ, और उनको एनर्जी किसने दी है? याद करिए, हमने आपको बैटरी के बारे में पढ़ाया था। बैटरी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होती है कि एक तरफ ठस इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं नेगेटिव की तरफ, हाँ, और जैसे ही उनको पाथ मिलता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे नेगेटिव से कहाँ भागते हैं? पॉजिटिव की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चलता है? प्लस से माइनस की तरफ। कोई बात नहीं, मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी बताइए? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी मोटर में, और मोटर में कुछ ना कुछ आपने अपनी इंजीनियरिंग लगा रखी है कि वो अब घूमना शुरू करती है। घूमना शुरू करेगी तो क्या करेगी? यहाँ से इसमें पाइप वाइप सब कनेक्ट है, नीचे से वाटर पे ये वर्क डन करके वाटर को आपके टैंक में ऐसा ऊपर चढ़ा देती, सही है ना। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए, दो काम हुए। एक तो है इनपुट पावर, क्या है? इनपुट पावर। ये इनपुट पावर क्या होती है सर? इनपुट पावर का ये मतलब होता है बच्चों, पहली बात तो आप लोगों ने, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। W क्या होता है? वर्क डन, और T क्या होता है? टाइम। मतलब पावर किसको बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ है। तो दो तरीके की पावर भी होती है, एक होता है इनपुट पावर और एक होता है आपका आउटपुट पावर। हमेशा इनपुट पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा? आउटपुट पावर होगी, ठीक है। इसकी ये आउटपुट पावर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसका क्या मतलब है? मान लो बच्चों कि यहाँ से जो पीछे से करंट आ रहा है, ठीक है ना, उस करंट में ध्यान से चेक करिए, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो पीछे से करंट आ रहा है, यहाँ से देखिए P, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। देखो P इज इक्वल्स टू, अभी आपने W/T पढ़ा है, W/T पढ़ा हुआ है। मान लो कि 100 जूल एनर्जी, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और यही वर्क जो होता होगा, मतलब समझो ना, इलेक्ट्रॉन पे वर्क कौन करके भेज रहा है यार? बैटरी, उसको दबा दबा के भेज रही है। तो वही वर्क किसमें चेंज जाता है? एनर्जी में। मतलब हम वर्क को एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मान लो 100 जूल पर सेकंड लेके आ रहे हैं। टाइम की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 1 सेकंड। और मान लिया जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में उनके पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। तो पता है हम लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पावर कितनी है, इनपुट पावर कितनी है? 100 जूल पर सेकंड। 100 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड कोई वॉट बोला जाता है, क्या बोलता है? वॉट। तो 100/1 क्या हो जाएगा? 100, और जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है? वॉट होता है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि भाई इनपुट पावर PI का मतलब इनपुट पावर। इनपुट पावर कितनी हो गई? 100 वॉट हो गई। जैसे ही आपको कोई बोलता है इनपुट पावर 100 वॉट हो गई ना, तुरंत दिमाग लगाइए और सोचिए, अच्छा 100 वॉट का मतलब क्या होता है? पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W/T। आंसर 100 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर 100 रहा होगा, नीचे 1 रहा होगा। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है यहाँ पर टुल्लू पंप पे, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? पीछे से कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 100 जूल की। ये 100 वॉट का मतलब होता है। बात समझने की नहीं। अब क्या करेगा बच्चों? 100 जूल एनर्जी यहाँ चली गई, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर 100 आई है तो 100 ही आपको मिलेगी। तो होता क्या है, आप देखोगे ना, आपका टुल्लू पंप गर्म भी हो जाता है। आप काफ़ी देर तक चलाते हो, हीट हो जाता है कि नहीं? उसको बोलते भी कि टच मत करना, नहीं तो हाथ जल जाएगा। काफ़ी गर्म हो जाता है। यानी कि इस 100 जूल में से हर एक सेकेंड बच्चों सपोज 60 जूल से वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। तो आउटपुट पावर में दो चीज़ें हो गई, क्या? 60 जूल पर सेकेंड, यानी कि जिसको हम क्या बोल देंगे? 60 वॉट बोल देंगे, ठीक है। और प्लस 40 जूल पर सेकेंड। 40 जूल पर सेकेंड का मतलब 40 वॉट। बात समझो रहा, 60 जूल पर सेकेंड से तो वो हीट हो जा रहा है, यानी कि 60 वॉट से वो हीट होता है।
और 40 वाट से वो क्या करता है, वर्क करता है। 40 वाट से वो क्या करता है, वर्क करता है। वर्क क्या कर रहा है बताओ, पानी को टंकी में चढ़ा रहा है, फ्री में थोड़ी ना हो जाएगा। अब आप ध्यान चेक करिए, जितनी इनपुट पावर है उतनी आउटपुट पावर है, लेकिन उसमें से कुछ पावर आपके यूज में आ जाती है, कुछ पावर आपके यूज में नहीं आती है। बात समझ में है कि नहीं? अब मुझे ध्यान से चेक करिए, इस टुल्लू पंप में मुझे देख के बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रिक करंट ने कितनी एनर्जी डिलीवर्ड करी? डिलीवर्ड करने का मतलब आउटपुट, सही है। इलेक्ट्रिक करंट ने कितनी एनर्जी डेवलप करी, डेवलप कह रहा हूं, डिलीवर्ड करी, बताइए। तो जवाब है सर 60 + 40। इट डजेंट मैटर कि वो आपके यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। 60 से बच्चों पंप गर्म हो जाता है 60 जूल पर सेकंड से। हर एक सेकंड में जो 60 जूल एनर्जी पीछे से हर एक सेकंड में 100 आ रही है, जिसको आपने 100 वाट बोला। वाट का मतलब ही होता है जूल पर सेकंड, कितने जूल पर सेकंड आ रही है, इसी को हम वाट बोलते हैं। तो पीछे से 100 आ रही है, 60 से क्या हो गया, पंप गर्म हो रहा है हर सेकंड, 40 से ही आपको वर्क मिल रहा है। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें तो आपकी गलती है ना, मशीनरी आपने ऐसे बनाई है कि वो हीट में ज़्यादा कंज्यूम कर जाती है और वर्क आपको कम एनर्जी करके, बात समझ लो, वर्क आपको कम देती है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। बात समझ, 60 तो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आपकी गलती, आप अपने इंजीनियरिंग अच्छी करिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करिए। यानी कि कुछ उल्टा होना चाहिए, 60 से आपको वर्क मिलना चाहिए और 40 आपकी वेस्ट होनी चाहिए हीट के फॉर्म में, क्योंकि जो हीट निकल जाती है टुल्लू पंप से वो हमारे काम की कहाँ, वो तो एनवायरमेंट में कहीं चली गई, सही है। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक करंट पीछे से आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके, वो कितने लेके आ रहे हैं, 100 जूल पर सेकेंड लेके आ रहे हैं। तो हमने बोला इनपुट पावर क्या है, 100 वाट। तो ये करंट अंदर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, तो वो मोटर वोटर को चला वला रहे हैं, जो भी इंजीनियरिंग आपने लगाई है। तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट कितनी एनर्जी डिलीवर्ड कर रहे हैं? तो जवाब है सर 100 ही डिलीवर्ड कर रहे हैं। वो तो हमारी मशीनरी की फॉल्ट है कि 100 में से हम ये नहीं बोलेंगे 40 डिलीवर्ड कर रहे हैं वो, ठीक है। वो तो आपकी गलती है ना कि हीट हो रहा है, कैसा आपने इसमें मशीनरी लगाया हुआ है, ठीक है। तो 100 ही डिलीवर्ड कर रहा है बच्चों। आप दोनों को ऐड कर दीजिए ना, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जितनी भी एनर्जी आप इसको इनपुट से भी समझ सकते हो कि पीछे से करंट आ रहा है तो वो कितना डिलीवर्ड कर रहा है। तो 100 जूल पर सेकंड दे रहा है, सही है। और 100 जूल पर सेकंड अगर दे रहा है ये, तो ये जो आप टुल्लू पंप खरीद के लेके आए हैं, इसकी पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी बताइए? 100 वाट, सिंपल है। 1000 वाट का भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितने का। छोटा पंप होगा तो 100 वाट हो गया, बड़ा पंप होगा तो 200 वाट का हो जाएगा। 200 वाट का क्या मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पर सेकंड 200 जूल एनर्जी डिलीवर्ड कर रहा है, ठीक है। अब उससे आप कुछ भी करा लो, कुछ भी कराने का मतलब आप अपनी इंजीनियरिंग अच्छी करो ना भैया, अच्छा पंप बनाओ कि एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को वो आपके वर्क में यूज़ करे और कम से कम गर्म हो, या जो भी वेस्टेज होते हैं रेजिस्टेंस वगैरह के कारण अंदर मशीनरी चलती है तो फ्रिक्शन के कारण रगड़ वगड़ होती है पार्ट्स की आपस में। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें वो मैटर नहीं कर रहा। अब एक बात बताइए, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, कह रहा व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास जो ये बताती हो कि किस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है, किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या रख दिया आपने, पावर। चेक कर लो, बात समझ में। अब टुल्लू पंप बाजार से खरीद के लाए, पूछे भैया कितने का है इसका पावर रेटिंग, देखा तो उसके बॉक्स पे लिखा था एट 220 वोल्ट, यानी कि इसको लगाना कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 220 वोल्ट पे लिखा रहेगा कि पावर कंजम्पशन इज 100 वाट। तुरंत हम समझ जाएंगे, अच्छा इसका मतलब जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो हर एक सेकंड कितनी एनर्जी डिलीवर्ड करेगा, 100 जूल की। बात समझ में है कि नहीं है? ये इसका मीनिंग है। अगर 500 वाट लिखा होगा उस पर तो हर एक सेकंड चेक करो ना, अगर P = W/T, यहाँ पर 500 रखो, यहाँ पर 1 रखो, ठीक है। तो हर एक सेकंड वो कितनी एनर्जी डिलीवर्ड करेगा, 500, ठीक है। तो बात समझ में कि नहीं? तो ये चीज़, अब उसका आउटपुट कुछ भी मिले, पता लगा 500 में से 250 वेस्ट ही हो जा रही हो हीट के फॉर्म में, 250 से ही पानी चढ़ रहा हो, वो तो बात की बात है। आप बाइक भी तो चलाते हो ना, सारा का सारा पेट्रोल जो आपको इनपुट एनर्जी देता है वो सारा का सारा से गाड़ी थोड़ी ना चलती, कुछ तो हीट इंजन नहीं गर्म हो जाता है इतना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आया उसने जिस रेट से एनर्जी डिलीवर्ड करी, तो जिस रेट से वो एनर्जी डिलीवर्ड करता है उस टर्म को आपने क्या बोला, पावर बोला। पावर इज व्हाट, पावर इज, यहाँ तो हमने पढ़ाया था क्या कि रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है कौन, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करके कुछ वर्क कराएगा, कुछ हीट वीट हो जाएगा, तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वही तो इलेक्ट्रिक पावर होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है पंप के द्वारा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन दे रहा है बताओ, ये एनर्जी लेके कौन आ रहा है? तो जवाब इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके आ रहे हैं, बढ़िया से चल के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास तो ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन का आना मतलब कौन, करंट का आना, तो करंट ही तो डिलीवर कर रहा है ये एनर्जी, सही है। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर है, इसलिए ऐसा आंसर है। इन सब चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा था पढ़ाऊंगा, बट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, ये सब क्लास में पढ़ाया आप लोग डिटेल्स में ध्यान से चेक करें, बस इतनी बात पे ध्यान दें। और यहाँ पे आंसर आप देखिए, हमने सबसे पहले बोला एग्जाम में हमने बोला द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एन
इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हमने उनको बता दिया कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे टुल्लू पंप हो गया या बल्ब हो गया या फैन हो गया, ठीक है, तो वो फैन, टुल्लू पंप या बल्ब जिस भी रेट से कंजम्पशन करेगा, किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब आप लोग समझना, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन चल के आते हैं उन्हीं, मतलब जो करंट आ रहा है उसी के पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो द रेट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जिस रेट से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिस रेट से कंज्यूम करने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर कोई पर यूनिट टाइम में यानी कि पर सेकंड में 500 जूल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर क्या है, हाई है, उसकी इनपुट पावर है, कंजम्पशन की पावर कैसी हाई है, 500 वाट है। और कोई अगर एक सेकंड में 50 जूल ही कंज्यूम कर रहा है तो 50 वाट है उसकी पावर, बात समझ में ही। तो इस इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर किसकी, तो जवाब है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, ठीक। लेकिन ये डिलीवर्ड कौन करता है, तो जवाब है इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर्ड करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड करते हैं उसको, ठीक है। उससे वो कुछ भी कर ले, गर्म हो जाए, पानी चढ़ा दे। कह रहा है हेंस द रेट, इसको हटा दो, 2 बार रेट लिख दिया। हेंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज द पावर ऑफ द अप्लायंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर्ड होगी किसके द्वारा, सॉरी, हेंस वी कैन से दैट द रेट एट विच, ठीक है। रेट एट विच का मतलब समझते हो, रेट एट विच का मतलब पर यूनिट टाइम में हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी डिलीवर्ड करी जाती है किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, करंट के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, सॉरी पावर ऑफ द अप्लायंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इन्होंने आपसे पूछा था क्या कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जो डिटरमाइन करेगी किस रेट से इलेक्ट्रिक करंट पावर, किस रेट से इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी डिलीवर्ड कर रहा है, तो जवाब है उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, पावर ऑफ द अप्लायंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 220 क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।